हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका प्रगति वे चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप सबके लिए एनसीईआरटी सीरीज जो कि एसएसटी पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो सीटेट होने वाला है हमारा सितंबर 2026 में। उसमें पेपर 2 में जो एसएसटी का जो पोर्शन होता है वो 40% कवर करता है, यानी कि 60 नंबर के लिए वो कवर करता है। अगर आप उसकी तैयारी आप अच्छे से नहीं करेंगे, यानी थ्योरी आप कंप्लीट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़िएगा वहाँ पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी की डीपली नॉलेज वहाँ पर पूछी जाती है, और एसएसटी में अगर आपको बेस्ट नंबर लाना है, हाईएस्ट स्कोर करना है, तो आपको एनसीईआरटी काफी अच्छे से पढ़नी होगी। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही वहाँ पे हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। किसी भी चैप्टर से आपको एक पॉइंट उठाकर वहाँ पर दे दिया जाता है। तो आप सब एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी सीरीज पर हिस्ट्री की चलाई जा रही है, इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसकी वीडियोस चैनल पे डाल दी गई है। अगर आप सब ने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5वां चैप्टर, जो कि है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसमें हम देखने वाले हैं कुछ लोग शासक कैसे बने थे। इस पॉइंट को हमने पिछले चैप्टर में भी देख चुका है। आप सब अगर जाकर के देखेंगे वीडियोस तो बहुत ही अच्छे से आपकी थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चले जाएगा। देखिए, बात करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है। हम चैप्टर 4 में हम देख चुके हैं इसको, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसी ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। अब यहाँ पर पुरोहित जो शब्द आता है, मैंने आपको बताया था कि पुरोहित उस समय पंडित को बोला जाता था, जो यज्ञ कराते थे और पूजा पाठ जो कराते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। उन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा उनके अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। 20 अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोगों उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो देखिए, आपको सीधा सीधे मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से आप समझिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग से आप पढ़िएगा इसको। देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है अश्वमेध यज्ञ की। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए, अश्वमेध एक प्रकार का एक आयोजन था, प्रकार की वो चुनौती थी। जो शक्तिशाली जो राजा जो होते थे उस समय, वो अश्वमेध एक प्रकार का घोड़ा छोड़ा जाता था। उसमें राजा के जो सेना और जो मंत्री होते थे उनके पीछे पीछे उनके साथ जाते थे, और वो घोड़ा जितना दूरी वो तय करता था, राजा का उतना क्षेत्र पे कब्जा हो जाता था। और जो राजा उस घोड़े को रोकता था उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। यानी कि जो राजा उसको घोड़े को छोड़ते थे और उस घोड़े को जो दूसरे राजा अगर उसको रोकते थे तो वो उस राजा को यानी कि चुनौती दें, यानी कि उनसे वो युद्ध करें। कोई भी अगर नहीं रुकता था उस घोड़े को
तो इससे ये पता चलता था कि जो राजा द्वारा ये छोड़ा गया था वो बहुत ही शक्तिशाली है। और पूरा भ्रमण के बाद, जब घोड़ा भ्रमण के बाद जब मंत्री उसको लाते थे घर पे, वो राजा एक अश्वमेध यज्ञ के रूप में एक यज्ञ करवाता था, जो कि शक्तिशाली का एक प्रमाण था उस समय। उसमें सारे जो राजाएं थे, आसपास के जो राजा थे, सभी उस यज्ञ में शामिल होते थे और राजा के लिए बड़े बड़े उपहार भी लाते थे। और वहां पे राजा को एक प्रकार का राज सिंहासन पे बैठाया जाता था, एक प्रकार का उनको शक्तिशाली घोषित किया जाता था कि ये राजा इस एरिया में, आसपास का जो भी एरिया है, इस एरिया में ये राजा का मुख्य स्थान है और ये राजा बहुत ही शक्तिशाली है। और यहाँ पर एक बात और किया जा रहा है कि उस समय जो वैश्य जो होते थे, हमने पिछले चैप्टर में इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है। वैश्य कौन थे, ये सारी चीज़ों को मैंने पिछले चैप्टर में कवर किया है। अगर आप सब जाकर के देखिएगा तो आप सबका जो कंसेप्ट है और भी अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करिएगा सीटेट, क्योंकि आप जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करिएगा सीटेट एग्जाम को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। देखिए, 20 अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अगर हम बात करें आपको 20 और वैश्य की, तो हम अपने पिछले जो चैप्टर है, हमारा चौथा जो चैप्टर था, उसमें हम बहुत ही अच्छे से इसको समझाए थे कि जो वर्ण व्यवस्था जो थी प्राचीन में, वो कैसे उसका आरंभ किया गया था। बहुत सारे लोग उसका विरोध भी किए थे। एक तरह से वो बहुत ही गलत था और वो सही नहीं था, क्योंकि जो शूद्र की जो प्रक्रिया है, जो छोटे जो जाति की जो प्रक्रिया है, वहीं से वो लोगों ने बनाई थी। अगर हम प्राचीन की बात करें तो इसको सिर्फ काम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन यही चीज़ आगे चल करके जन्म के आधार पर बन गया था, जाति के आधार पर ये बट गया था। लेकिन उस समय इसको सिर्फ काम के आधार पर इसको एक ग्रुप बनाया गया था कि जैसे यज्ञ जो हवन जो करवाते थे, उनको आप पंडित मानते थे, यानी कि पुरोहित समझते थे, और जो लोग सेवा का काम करते थे उन्हें आप शूद्र बोल दिए थे। शूद्र का मतलब उस समय काम के आधार पर था, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन यही चीज़ आगे जा करके जाति में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का पॉइंट। देखिए, यहाँ पर बात किया गया है वर्ण व्यवस्था। आप इसको देखिए, यहाँ पर बात किया गया है वर्ण व्यवस्था की। आप इसको बहुत ही ध्यान से एक बार फिर से आप समझिएगा, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में बहुत ही आसानी से आपको इसको समझाया था। देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरे ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जैसे उस समय जो पुरोहित जो लोग थे, वो काफ़ी मतलब बुक वो लोग लिखते थे और काफ़ी उस समय ज्ञानी वो लोग माने जाते थे। हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया भी था कि जो पुरोहित लोग थे वो यज्ञ करवाते थे, हवन करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। एक प्रकार के वो उन्हें हम पंडित बोलते थे प्राचीन में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पुरोहित, योद्धा, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा अन्य जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धा को वैभवशाली बताया जा रहा है, जो कि शक्तिशाली बताया जा रहा है। उनके पास काफ़ी सारे धनवान भी होते थे। वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ माने जाते थे वो पुरोहित तथा योद्धा को माना जाता था। अगर बात करें पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, यानी कि जो निचले स्तर के जो लोग थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, भोजन संग्राहक थे, उन्हें निर्धन कहा जाता था, यानी कि उन्हें गरीब कहा जाता था। उन्हें ही आगे चल करके वैश्य भी बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। देखिए, पुरोहित जो लोग थे, हम आपको ये जो वर्ड आया है बहुत बार हमने सुन लिया इसको। पुरोहित जो वर्ड है उस समय
पंडितों के लिए ये होता था जो कि यज्ञ करवाते थे, जो कि पुस्तक लिखते थे। जो लोग ज्ञानी थे उस समय, उन्हें पुरोहित नाम से जाना जाता था। तो उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाया था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यहाँ पर देखिए आप, कार्य निर्धारित थे यहाँ पर, ना कि जाति निर्धारित थी, कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राह्मण, पहला जो वर्ण था ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन या अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे स्थान पर शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर बीस या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि क्षत्रिय जो थे, जो कि लोगों की जो रक्षा करते थे, युद्ध करते थे, और वैश्य जो होते थे वो लोग कृषि का कार्य करते थे, व्यापार करते थे, पशुपालन का काम करते थे। इन दोनों लोगों को यज्ञ में शामिल होने का और यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। वर्ण में व्यवस्था में जो लास्ट जो स्टेप था वो शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। अंतिम जो वर्ण का स्थान था वो शूद्रों का था और इनका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुषों के साथ साथ शूद्र में औरतों को भी शूद्र समझा जाने लगा। उस समय महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी कि वो वेद नहीं पढ़ सकते थे। उन्हें यज्ञ और हवन में शामिल होने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि वो लोग यज्ञ में भी शामिल नहीं होते थे। एक तरह से उन्हें नीचा समझा जाने लगा। यहीं से ये कंसेप्ट आता है जाति व्यवस्था की। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित जो होते थे उनका कहना था कि सभी जो वर्ण है, जो 4 प्रकार के हमने वर्ण व्यवस्था जो बनाया है, अब उसका जो निर्धारण जो होगा वो जन्म के आधार पर होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोग को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शूद्र लोग जो उस समय थे, वो कुछ लोग शिल्पकार थे, शिकारी भी थे, भोजन संग्राहक भी थे, और जो शवों को जलाने या दफनाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। वर्ण के जो 3 लोग थे, अगर वो लोगों से ये लोग मिलते थे तो वो लोग इन्हें अपवित्र मानने लगे थे। आगे हम समझते हैं, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस समय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि बहुत सारे लोग जो थे, ये जो ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था, उसको स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि बहुत सारे जो राजा थे उस समय, वो पुरोहितों से श्रेष्ठ अपने आप को मानने लगे थे, यानी कि मानते थे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। और बहुत सारे लोगों ने इसका भी विरोध किया था कि ये जन्म के आधार पर ये जो वर्ण निर्धारण है, यह सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो थे वो व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव जो होते थे उस समय, उसको वो सही नहीं समझते थे। यानी कि उनका मानना था कि ये गलत है, व्यवसाय के क्षेत्र में ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान जो होते थे, यानी यज्ञ जो होते थे, उसमें सभी को मौका दिया जाए, यानी कि सभी लोग उसमें शामिल हो, वहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। बहुत लोगों ने छुआछूत जो था उसको गलत माना था, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हो। आगे अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर जनपद एक शब्द आता है हमारा, जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन
कि राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है बसने की जगह। यहाँ पर आप देखिएगा जनपद का शाब्दिक जो अर्थ होता था वो था जन में बसने की जगह। जन यानी कि लोग होते थे, जन का अर्थ होता था लोग उस समय, यानी कि लोगों में बसने की जगह को हम जनपद कहते थे। आगे देखते हैं, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। देखिए, पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे कि दिल्ली में एक पुराना किला था, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिना और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग जो थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। और कृषि में वो लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलें उगाते थे। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि एक प्रकार का ये थाली जैसे मिली थी, यानी कि कटोरी जैसी ये मिली थी और ये बहुत ही काफ़ी चिकना था और बहुत ही सुंदर था। तो पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया हुआ कि शायद इसका प्रयोग महत्वपूर्ण लोग जो होते थे उनके भोजन की व्यवस्था के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तनों मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनके पास से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं महाजनपद पे, यानी महाजनपद को आप समझिएगा बहुत ही आसानी से। जनपद और महाजनपद से क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप सबको क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर हम आप सबको दिखाएंगे। देखिए, जनपद और महाजनपद से लगभग हमको लग रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे सीटेट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक की अगर बात करें हम तो एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। आपको यहीं से बीच से एक लाइन उठाकर वहाँ पर दे दिया जाएगा, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो आपको कंसेप्ट बेस्ड होता है। आप जब तक कंसेप्ट को नहीं समझिएगा, रटने से वहाँ पर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको थ्योरी समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं हम महाजनपद को समझते हैं बहुत ही आसानी से। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया हो। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों तरफ विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर समृद्धि को दिखाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र 4 है, मानचित्र 4 है। यहाँ पे जनपद, महाजनपद और नगर को दिखाया गया है। जैसे इसमें आप सब देख सकते हैं बज्जी है, मगध है। मगध उस समय आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पिछले चैप्टर में हमने कई बार इसमें बात किया है। महानदी है, राजगिरी है। ये सारे जनपद और महाजनपद के यहाँ पर एरिया दिए गए हैं। इस मैप में आप समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना ही भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी।
अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। इन सिक्कों के बारे में हम चैप्टर 8 में बहुत ही डिटेल से इसको हम समझेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि ये कुछ दीवारें थी, ठीक है। कौशाम्बी किले का दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये आप दीवार एक देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत ही बड़ी सी दीवार है। ये कौशाम्बी जिले की दीवार है जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिली है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े किले वो लोग बनाते थे और कितने बड़े बड़े वो लोग दीवारें बनाते थे, ताकि आक्रमण के डर से, कि यानी कि दूसरे जो क्षेत्र के जो राजा थे उन पे आक्रमण न कर दे। या बहुत सारे ऐसे राजा होते थे जो कि अपनी समृद्धि को दिखाने का वो प्रयास करते थे कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास कितने ज़्यादा साधन हैं। अब हम समझ लेते हैं कर व्यवस्था। उस समय कर व्यवस्था कैसी थी। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। महाजनपद के जो राजा थे, अब वो बोलते थे कि जैसे हम विशाल जो किले हम जो बनवाते हैं, जो बड़ी सेना हम जो रख रहे हैं, इसके लिए हमें प्रचुर यानी कि बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा जो उपहार जो लिया जाता था आम लोगों से, वो उपहार को अब ना लेकर के अब कर को भी लागू किया जाए, क्योंकि खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि संसाधन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हमें किले बनवाने में और सेने रखने में काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो आप उपहार से हमें काम नहीं चलेगा, आप सबको कर देना पड़ेगा। तो कर के लिए राजा ने नियम बना दिए। कर व्यवस्था यहीं से शुरू होती है। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कर व्यवस्था से। अब उठा कर देखिएगा, लगभग हमको लगता है हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर अभी जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम आप सबके लिए कराते हैं। तो समझते हैं अब कर की जो व्यवस्था थी वो कैसे की गई थी। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि उस समय लगभग 80 से 90% लोग सिर्फ कृषि पर ही निर्भर थे। तो ये लोगों ने उपज का 1.6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित कर दिया था, इसे भाग कहा जाता है। तो हम समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे 100 रुपया हमने कमाया और 100 रुपये को हमने 6 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अगर हम 100 रुपये को 6 भागों में इसको हम बांट देते हैं तो लगभग 17 रुपया एक भाग हुआ। तो यहीं पर ये कहना चाहता है कि 17 रुपया जो होगा 100 रुपया में, वो राजा को कर के रूप में हमें देना होगा। यहाँ पर इसी चीज़ को यह समझाया गया है कि 1/6वां भाग कर के रूप में दिया जाएगा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर थे उनके ऊपर भी कर लगाए गए थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब इन लोगों के लिए क्या कर व्यवस्था थी कि जैसे लोहार जो थे, बुनकर जो थे, जो सुनार जो थे, इन लोगों को महीने में 1 दिन राजा के काम करने पड़ते थे, यानी 1 दिन के लिए वो राजा के काम करेंगे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक जो लोग थे उन्हें जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारी जो लोग थे उन्हें सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देने पड़ते थे। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, उनको जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं थी उन्हें देनी पड़ती थी कर के रूप में। यानी कि इसमें आप सब देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोगों को कर देना पड़ता था। ये व्यवस्था ऐसा बना दिया गया था। ठीक है, इसको आप बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन कैसे आए थे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था।
इससे फलों की उपज बढ़ गई। दूसरे दूसरे लोगों को धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी भूमिहीन खेती हर मजदूर करते थे। जैसे कृषि में जो परिवर्तन आए थे, पहले क्या था कि हमने जैसे चैप्टर 2 और 3 में देखा था कि हमें लकड़ी के हल मिले थे। अब उस वहाँ से लेकर के यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ था, जो लकड़ी के जो हल पहले बनाए जाते थे उसको अब लोहे के बनाए जाने लगे, और लोहे के जब बनाए जाने लगे तो ये काफ़ी मजबूत हो गए थे, जो कि ज़मीन को आसानी से ये लोग खोद सकते थे और आसानी से इसका उपयोग वो लोग कर सकते थे। और इससे क्या हुआ कि जो फसल की जो उपज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पैदावार जो था पौधों का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और कृषि में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। कृषि की उपज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसमें जो जो लोग थे वो दास और दासी भूमिहीन जो लोग थे, जो खेतिहर जो मजदूर थे, वो लोग इसमें काम करते थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी और बहुत ज़्यादा इसमें परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन कृषि में उपज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सूक्ष्म निरीक्षण यानी मगध। 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिली थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जैसे मगध जो क्षेत्र था वो काफ़ी महत्वपूर्ण आगे जा कर के और काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद जो बन गया था। इसके अंदर क्या थी कि मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था, यानी जंगल के बीच में था। अब क्या होने लगा कि जंगल में जो भी हाथी जो थे उनको पकड़ करके और उन्हें खास ट्रेनिंग दे करके सेना के काम में लाया जाने लगा। और जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लकड़ी भी काफ़ी मात्रा में मिलती थी। इसका उपयोग भी वो लोग करने लगे थे। इसके साथ ही लौह अयस्क की खदानें भी मिली थी, जिससे कि मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे और उसका उपयोग आसानी से किया जाता था युद्ध में। अब बात करते हैं, मगध में 2 लोग बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिम्बिसार तथा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगीर यानी कि आधुनिक राजगीर जो एरिया है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मगध में जो 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे, एक था बिम्बिसार तथा दूसरा था अजातशत्रु। ये लोग अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। पद्मानंद भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगीर जो कि आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक ये मगध की राजधानी थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, जो कि आज का वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा, यानी कि मगध की ओर जब वो बढ़ना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। लेकिन यहाँ पर मैसेडोनिया एक देश था, वहाँ का एक राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय करना चाहता था। वो यानी कि वो ठान लिया था मन में कि हम विश्व विजय करेंगे। पूरी तरह सफल न होने पर उसने मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में वो घुसने का प्रयास किया। ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर बढ़ना चाहा तो उसके जो सेना थे उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने बोलने लगे कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इस बात से डर था कि भारत के पास पैदल, रथ और हाथियों का बहुत बड़ी सेना है। उनको उनकी जो सेना थी, यानी सिकंदर का जो सेना थी, उनको ये पता था कि भारत के पास पैदल चलने के लिए और हाथिया और रथ की बहुत बड़ी सेना है। इसलिए उनको डर था और उन्होंने जाने से मगध की तरफ साफ साफ मना कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर एक वज्जी एक राज आता है, गणराज। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण यानी कि संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो लोग मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभी सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। गण, अब हम समझते हैं गण का शाब्दिक प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, और एक था संघ अर्थात संगठन यानी सभा को कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है गण या संघ कई शासकों होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे कि क्या हमें करना है। शत्रुओं को आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। इसमें स्त्रियां, दास और कमकार इन सभी सभाओं में हिस्सा ये लोग नहीं ले सकते थे उस समय। जैसे दास जो लोग थे, स्त्रियां जो थी, कमकर जो यानी कि जो काम करने वाले जो लोग थे, वो लोग इन सभा का हिस्सा नहीं होते थे, यानी कि उन्हें सभा में शामिल नहीं किया जाता था। अब आगे देखते हैं। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध जो साहित्य था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, संघ जो लोग थे उनके जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है उसमें। अब हम देखते हैं वज्जी संघ यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यहाँ पर बोला जा रहा है वज्जी संघ यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। वज्जी का जो संघ था, यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा है कि वज्जी एक प्रकार का राज्य था जो मगध के पास था। ठीक है, इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ के जो दिग् निकाय है उसमें प्रसिद्ध। देखिए, वज्जी संघ का यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। आजाद शत्रु यानी कि अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी भाषा और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अजातशत्रु ने संघ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसने अपने मंत्री वयस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा था कि क्या वज्जी सभाएं जो हैं वो नियमित होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति नहीं करेंगे जब तक कि ये सारे नियम वो फॉलो नहीं करेंगे। वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तभी वज्जी संघ का विकास जो है वो अच्छे से होगा। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई शोक नहीं लगाएंगे। ये सारे बातों को बुद्ध ने समझाया उसको, ठीक है, जो उसका मंत्री जो था। अब आगे बढ़ते हैं। कई शक्तिशाली राजा इस संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया।
इसके बाद कई शक्तिशाली राजा जो होते थे वो संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा था। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं अन्यत्र। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित किया था जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस एक राज्य था। वहाँ के लोगों ने शासक व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली थी। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक साथ ही जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। शासन में कई पदों पर नियुक्तियां जो होती थी वो लॉटरियों के माध्यम से की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वालों बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। एथेंस एक गणराज्य था। उसमें प्रजातंत्र या गणतंत्र स्थापित किया गया था लगभग 2500 साल पहले। इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए थे। यह व्यवस्था लगभग 2 सालों तक चली थी। इसमें सबसे पहले 30 साल से जो ऊपर के जो पुरुष जो थे उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दास लोगों को ये नागरिकता नहीं दिया जाता था। उन्हें साल भर में कम से कम 40 बार सभा में और विषय में बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां जो होती थी वो लॉटरियों के माध्यम से की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतें जो थी उनको नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। व्यापारी, शिल्पकार जो थे, जो लोग काम करने वाले लोग थे और जो लोग विदेश भी रहते थे उनको भी नागरिकता नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो डेट्स है उनको हम देख लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले बने थे। महाजनपद जो था वो 3000 साल पहले इसका भी गठन किया गया था। सिकंदर का आक्रमण, दिग निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले किया गया था। गण या संघ राज्यों का अंत जो था वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबके मित्रगण जितने भी लोग हैं जो कि सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपने कंसेप्ट को और बेस्ट बनाना चाहते हैं और एसएसटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करेंगे और जितने भी वीडियोस इस पे डाली गई है सारे वीडियोस को आप लोग देखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट हो सके। क्योंकि आप एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि सीटेट पेपर 2 में जो एसएसटी का जो पेपर होता है, क्योंकि एसएसटी का जो पोर्शन होता है वो पेपर 2 में 60 नंबर अकेले कवर करता है जो कि 40% होता है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अब बात करें एसएसटी की पेपर की, एसएसटी के क्वेश्चंस की, तो ये हूबहू एनसीईआरटी से लिया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद आप सबका। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नेक्स्ट वीडियो में वहीं सेम एनर्जी और वहीं सेम ऊर्जा के साथ हम फिर से आपको एक नए क्लासेस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।